त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति जो है, जो चैप्टर क्लास 10th का 8 हो जाएगा। सबसे पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। नहीं, त्रिकोणमिति जो है 3 शब्द से मिलकर के बना है। त्रिकोणमिति जो है तीन शब्द से मिलकर के बना है। त्रि जोड़ कोण जोड़ मिति। नहीं, त्रि मीन्स 3, कोण कोण तो कोण ही होता है, एंगल। और मिति का मतलब होता है मापन या माप। नहीं, मापन। या इंग्लिश वर्ड भी देखोगे, ये भी 3 वर्ड से मिलकर के बना है। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। ट्राई जोड़ गोनिया जोड़ मेट्रॉन जोड़ मेट्रॉन। ट्राई मीन्स 3, मतलब 3। गोनिया गोनिया मीन्स कोण। और मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट, मतलब मापन या माप। नहीं, ट्राई 3 गोनिया एंगल, एंगल मीन्स कोण। मेट्रॉन मेजरमेंट मीन्स माप। तो त्रिकोणमिति के जो त्रिकोणमिति लिखा हुआ है, इस शब्द के हिसाब से इसका अर्थ हो गया 3 कोणों की माप। 3 कोणों की माप शब्द के हिसाब से। गणित की वह शाखा जिसमें 3 कोणों की माप का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। लेकिन 3 कोण किस में होता है? त्रिभुज में। 3 कोण किस में होता है? तो ये तो शब्द के हिसाब से हमने डिफिनीशन बोला। किसके हिसाब से? शब्द। जो त्रिकोणमिति लिखा हुआ है, यहाँ पे हेडिंग दिया गया है, उसके हिसाब से त्रि जोड़ कोण जोड़ मिति मतलब 3 कोणों की माप। तो प्रश्न ये उठता है कि 3 कोण होते किस में है? त्रिभुज में। तो त्रिभुज में 3 भुजा भी होता है और 3 कोण भी होता है। तो त्रिभुज के टोटल कितने भाग हो गए? 6 भाग हो गए। त्रिभुज में 3 कोण किस में होता है? त्रिभुज में। तो त्रिभुज में 3 कोण के साथ साथ कुछ और भी होता है। 3 भुजाएं भी होती है, 3 साइड्स भी होते हैं। नहीं, तो अब जो त्रिकोणमिति का डिफिनीशन हो जाएगा वो कुछ इस तरह से होगा कि त्रिभुज में त्रिकोणमिति में हम 3 कोण और उसके भुजाओं के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं। ये विस्तारित डिफिनीशन हो गया, विस्तार से इसका परिभाषा देंगे तब हो जाएगा। नहीं, तो आपसे कोई पूछे कि त्रिकोणमिति क्या है, तो गणित की वह शाखा जिसमें हम त्रिभुज के तीनों भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं, त्रिकोणमिति कहलाता है। गणित की वह शाखा, वह ब्रांच जिसमें त्रिभुज के तीनों भुजाओं और तीनों कोणों के बीच के अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। कोई दिक्कत? तो इसमें अब प्रश्न ये उठता है
कि गणित की इस शाखा की जरूरत हमें क्यों पड़ा। बिना आवश्यकता का आविष्कार नहीं होता है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो कहीं न कहीं हमें गणित में कोई ऐसी चीज की आवश्यकता पड़ी होगी कि हमारे मैथमेटिशियन ने त्रिकोणमिति शाखा का खोज किया। त्रिकोणमिति खोज मत कहो, आविष्कार कहो। क्या कहो? आविष्कार कहो। आविष्कार किया नहीं तो सवाल है कि इनकी जरूरत कब पड़ा होगा। क्या ऐसी परिस्थिति आई होगी कि गणित की एक अलग शाखा बनाने की जरूरत पड़ा, जिसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो इसके लिए एक हम कल्पना कर सकते हैं। नहीं, चलो देखते हैं, कुछ आइडिया लेते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ा होगा। मान लो कि आप ये रास्ते से कहीं जा रहे हो, ये रास्ते से जा रहे हो, इस रास्ते में बहुत बड़ा आपको पहाड़ मिल गया। क्या मिल गया? तो पहाड़ तो कोई ऐसे तो नहीं कि खंबे का शेप का होता है, नहीं, बहुत ऊंचा इस तरह से कुछ पहाड़ इस टाइप का मिल गया, इस टाइप का पहाड़ मिल गया, पहाड़ इस टाइप का मिल गया। और आप जो है यहाँ पर खड़े हो, यहाँ पर क्या चीज हो, आप यहाँ पर खड़े हो। अब आप क्या कर रहे हो, इस पहाड़ की चोटी को देखते हो, तो आप जानना चाहते हो कि ये पहाड़ की ऊंचाई कितना होगा, पहाड़ की ऊंचाई कितना होगा, इस चीज को आप जानना चाहते हो। या कुछ ऐसे समझो कि मान लो कि आपका ये जो है ये नदी हो गया। क्या हो गया? ये नदी हो गया। ये एक किनारा ये हो गया, दूसरा किनारा ये हो गया। और एक किनारे से यहाँ पर कोई व्यक्ति जो है खड़ा है यहाँ पर, और दूसरा किनारा पर इस तरह से एक पेड़ है, और बिना पेड़ पर चढ़े वो इस पेड़ की हाइट जानना चाहता है कि हाइट क्या होगा, हाइट क्या होगा। नहीं, यहाँ से इस पेड़ को देखता है और उसकी हाइट की अंदाजा लगाना चाहता है कि इस पेड़ की हाइट कितना होगा, ऊंचाई कितना होगा। ठीक है? या ऐसे समझो कि ये समुद्र तल हो गया, यहाँ पर एक मीनार, एक गुंबज है, यहाँ पर एक गुंबज है, यहाँ पे ये वाला, तो समुद्र तल हो गया। ये क्या हो गया? ये समुद्र तल हो गया ये। और ये जो है एक गुंबज है, यहाँ पर कोई सैनिक बैठा हुआ है, यहाँ पर कोई सैनिक बैठा हुआ है। ये पानी है, कौन सी है? तल है तो नीचे तो पानी है, इसके इधर बहुत इधर। ये किनारे पर जो है यहाँ पर एक मीनार, आपका मतलब ये गुंबज लगा है जिसपे कोई सेना बैठ करके और वो पहरा कर रहा है। और सपोज मान लो यहाँ पर जो है नाव में, कौन सी में? नाव में कुछ व्यक्ति जो है बैठे हुए हैं जो सस्पेक्टेड है। सस्पेक्टेड का मतलब हो गया कि इस आदमी को पता नहीं कि ये आदमी जो किस टाइप का आतंकवादी है कि क्या चीज है, इनका काम है पहरा करना, चीजों को परखना। हो सकता है कि यहाँ पर ये जो नाव है कि नहीं, तो कोई दुश्मन जो है, बाहरी देश से कोई दुश्मन आ रहा हो। अब इस आदमी को पता करना है कि ये यहाँ से कितनी दूरी पर है, या ये पता करना है कि इसको हमें अब इसको कन्फर्म हो गया कि हमारा दुश्मन ऐसी एक्टिविटी से, अब इसको मारना है इसको। तो सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा, ये जहाज जो है ऐसे थोड़ा बहुत मूव कर रहा है, क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो इसको ये पता करना है कि आखिर ये जहाज ये कितनी दूरी पर होगा, यहाँ से कितनी दूरी पर ये होगा। ठीक है? या यहाँ से कितनी दूरी पर होगा, ये पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? इस पहाड़ की ऊंचाई कितनी है, इसको पता करना है। कैसे करेगा? ये व्यक्ति जो है यहाँ पर एक पेड़ है कि नहीं, इसकी हाइट पता करना चाहता है।
तो बिना यहाँ तक आए वो पता करना चाहता है, बिना यहाँ पर चढ़े पता करना चाहता है, बिना यहाँ से कुछ किए हुए वो पता करना चाहता है। नहीं, इसकी हाइट कितना होगा तो कैसे पता करेगा। ठीक है, तो चलो यहाँ से हम समझते हैं। अब यहाँ से हाइट पता करने का जो साधारण उपाय है वो ये है कि हम यहाँ पर चढ़ जाए और रस्सी बांध करके और यहाँ से सीधे लटका दे। तो रस्सी बांध करके लटकाओगे तो पहाड़ ऐसे थोड़े है, पहाड़ तो आगे तरह इस तरह से भी रहता है ना। तो रस्सी बांधोगे ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे आएगा, गिरेगा तब ना। रस्सी फेंका इधर आकर के कहीं फंस गया तो कैसे माप पाओगे आप। और दूसरी चीज की हाइट ऐसे नहीं होता, हाइट का मतलब होता है कि सीधे यहाँ पर हम क्या करेंगे, लंब डालेंगे। तो पहाड़ को छेद करके लंब नहीं ना डालोगे। अब मान लो कि कुछ ऐसा व्यवस्था किया कि रस्सी फेंक करके भी अंदाजन ऐसे ऐसे करके यहाँ तक आ गया, तो पहाड़ पर चढ़ना पड़ेगा तब नहीं काम करोगे। तो पहाड़ जब बहुत ऊंचा होगा तो वहां चढ़ना कौन सी है, मुश्किल है। चढ़ भी गए तो फिर उतना बड़ा रस्सी कहाँ से लाओगे, नहीं। तो फिर अब कहा जाए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जा, माउंट एवरेस्ट पर, और वहां से रस्सी फेंक करके और हाइट पता करो, तो पॉसिबल है। एक तो चढ़ना पॉसिबल नहीं है भी तो बहुत सारा आजकल टेक्नोलॉजी चल गया जिसकी सहायता से वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन पहुंच सकते हैं, लेकिन फिर वहां पर अब उतना बड़ा रस्सी चाहिए जो वहां से लटकाए यहाँ पर आए, वो सब चीजें पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह का जब समस्या आया तो हमारे मैथमेटिशियन ने कहा नहीं, हमें कुछ दूसरा उपाय ढूंढना पड़ेगा, और फिर वहीं से त्रिकोणमिति का आविष्कार हुआ। इस तरह के समस्या को दूर करने के लिए ही त्रिकोणमिति की आविष्कार हमारे मैथमेटिशियन ने किया। ठीक है, तो मैथमेटिशियन ने कहा कि एक काम करो, इसकी हाइट नापना है तो तुम एक काम करो, यहां से कल्पना करो कि यहां हम लंब डाल देंगे। क्या करेंगे, और यहाँ से आपका दृष्टि है तो कल्पना करो कि ये आदमी जो है जमीन के नीचे गड्ढा खोद करके ऐसे बैठा हुआ है और यहाँ से इसको ये देख रहा है, तो ये दृष्टि रेखा हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। अब ये किस तरह का त्रिभुज बन गया, समकोण। किस तरह का त्रिभुज बन गया, उसी तरह से मान लो कि ये यहाँ से देखना चाहता है ये कहाँ पर है, तो इसको मिला देंगे। क्या करेंगे, ये किस तरह का त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। अर्थात एक समकोण त्रिभुज की कल्पना करके हम इस हाइट को, है कि नहीं, इस हाइट को या इस दूरी को हम आसानी से त्रिकोणमिति की टेक्नोलॉजी हमने डेवलप कर लिया, नहीं तो उसके हिसाब से यदि हम समकोण त्रिभुज की कल्पना कर लें तो ये हाइट, ये वाला हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग, अब इतना तो कन्फर्म हो गए कि त्रिकोणमिति में जो भी त्रिभुज के बारे में हम पढ़ेंगे वो त्रिभुज हमारा समकोण होगा। त्रिकोणमिति में त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच का अध्ययन किया जाता है। तो सवाल यह है कि किस तरह का त्रिभुज हम लेकर चलते हैं, समकोण त्रिभुज। किस तरह का त्रिभुज, समकोण त्रिभुज को ही हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े, अब समकोण त्रिभुज में आप 8 क्लास 9 क्लास में पढ़ चुके हैं कि ये समकोण त्रिभुज हो गया। क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज में कितना भुजा होता है और कितना कोण होता है, 3 कोण होता है। इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ए बी सी, नाम दे देते हैं। तो समकोण त्रिभुज का मतलब होता है एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसे हम क्या कहते हैं, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं।
और आप ये तो यहाँ पर हमने ये वाला चिन्ह बताता है कि ये बी पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और आप ये भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोण, कोण समझते हो ना, कोण का मतलब होता है कि जहां पर दो भुजाएं जा करके मिलती है, ये जो खाली स्थान होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। नहीं, तो ये भी एक कोण हो गया, इधर से आओगे तो ये भी एक कोण हो जाएगा। तो ये हो गया छोटा कोण है, ये क्या हो जाएगा, बड़ा कोण नहीं जाएगा। तो त्रिभुज की या कोई भी दो किरण, दो रेखाखंड, दो रेखा जहां पर जा करके मिलती है, तो उसके बीच ये जो खाली स्थान है, ये गैप आप देख रहे हो, इसी गैप को हम क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। तो देखो, तो त्रिभुज में ये दो भुजाएं यहाँ पर आकर के मिली है, तो स्वाभाविक है यहाँ पर कोण बनेगा। ये दो भुजाएं यहाँ पर आकर के मिली है, तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है। ये और ये भुजाएं यहाँ पर आकर के मिल रही है, तो यहाँ पर भी क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। और इस तीनों कोणों को हम जोड़ते हैं तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। मतलब कोण को संकेत में इस तरह से लिखते हैं, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 100। नहीं, अब चूंकि ये समकोण त्रिभुज है तो इसका एक कोण 90 डिग्री होगा, तो हमने बी मान लिया 90 डिग्री। नहीं, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये तो 90 डिग्री फिक्स हो गया। नहीं, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, नहीं बता सकते हो। हाँ, इतना जरूर हम कह सकते हैं कि ये या ये दोनों 90 से छोटा होगा। 90 डिग्री से कैसे 90 डिग्री से छोटा होगा, अब ध्यान से देखो, इसको कुछ ऐसे समझो। मान लो ए किसी व्यक्ति का नाम है, बी किसी व्यक्ति का नाम है और सी किसी व्यक्ति का नाम है। तीनों ने पैसा लगाया, रुपया इकट्ठा किया कहीं घूमने जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए, तो तीनों ने पैसा मिलाया और इकट्ठा किया, तो तीनों के पैसों का योग, रुपये का योग जो है 180 रुपया हो गया। मतलब तीनों ने पैसा इकट्ठा किया, ए भी इकट्ठा किया, बी भी इकट्ठा किया और सी, तो तीनों का पैसा जोड़ करके 180 रुपया हो गया। अब ये कहता है, एक बता देता है कि हमारा इसमें कितना शेयर है, एक नहीं सॉरी बी, तो बी कहता है कि इसमें हमारा 90 रुपया है, हमारा रुपया दे दो। झगड़ा झंझट हो जाता है, रास्ते में क्या हो जाता है, झगड़ा झंझट। कैसे बात बात में तुम झगड़ा झंझट कर लेते हो, नहीं, टीनेज वाले बहुत झगड़ा झंझट करते हैं। तो ये बी कहता है कि हमारा पैसा दे दो, हम जा रहे हैं। इसने कितना पैसा मिलाया था, ये 90 रुपये लेकर के फरार हो गया, चला गया। तो अब किसका बचा इसमें, ए और, तो ए और सी दोनों को मिलाकर कितना बचा, 90 बचा। अब ये दोनों का रुपया मिला करके 90 बचा, तो स्वाभाविक है ए का या सी का, जब तक ये दोनों नहीं बताएगा तब तक हम नहीं बता सकते हैं कि इसमें ए का कितना है, सी का कितना है। नहीं, लेकिन इतना तो हम कन्फर्म है कि ए का या सी का 90 से छोटा ही होगा, 90 से कम होगा। अरे दोनों को मिला करके ना 90 रुपया है, तो ए कहता है कि हमारा 90 रुपया है, तो सी छोड़ेगा, कहेगा कि तो हमारा कहाँ गया। तो ए कभी कह सकता है कि 90 रुपया है हमारा, या सी कभी कह सकता है कि हमारा इसमें 90 रुपया है, नहीं कहेगा। हाँ, ए कहेगा कि हमारे इसमें 40 रुपया है, तब हम कह सकते हैं कि तो सी का कितना होगा, 50 होगा। तो ये थोड़ा देर के लिए माना जा सकता है यदि ए ऐसा कहे तब। यदि सी कहता है कि इसमें हमारा 90 रुपया है होगा, या सी कहता है इसमें हमारा 0 रुपया है, तो भी हम नहीं मान सकते हैं। तब कहेंगे ना, नहीं, गुस्सा होकर के कह रहा है, क्योंकि दोनों का अभी हम बोल रहे हैं कि दोनों ने कुछ न कुछ मिलाया है। तो अब आप बताओ, यहाँ पर ए का जो मान होगा वो 90 से छोटा होगा, ए कभी 90 हो नहीं सकता और 0 भी नहीं हो सकता। नहीं, तो ये वाला कोण 90 और 0 के बीच में कुछ भी हो सकता है,
ये वाला कोण भी 90 और 0 के बीच में। तो 90 और 0 के बीच का जो कोण होता है ना, उस कोण को हम लोग कहते हैं न्यून कोण, एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं? तो किसी समकोण त्रिभुज में कितना न्यून कोण होता है? 2। ये भी न्यून कोण होगा, ये भी 90 से ज्यादा नहीं हो सकता है, और ये भी 90 से ज्यादा। तो किसी समकोण त्रिभुज में कितना न्यून कोण होता है? 2 न्यून कोण होता है। कितना? तो न्यून कोण एक ये भी न्यून कोण हो सकता है, एक्यूट एंगल, और ये भी न्यून कोण। और न्यून कोण को हम लोग संकेत में सूचित करते हैं थीटा, अल्फा, बीटा, इन सभी चीजें सूचित करते हैं। नहीं तो न्यून कोण का कैसे सूचित करते हैं हम लोग? बोलिए जल्दी से। न्यून कोण को हम लोग सूचित करते हैं, थीटा लिख सकते हैं, अल्फा लिख सकते हैं, नहीं बीटा लिख सकते हैं, इसी तरह से। तो कहीं भी मैथमेटिक्स में थीटा लिखा रहे कोण के जगह पर त्रिकोणमिति में, तो समझ जाना थीटा का मान आएगा तो 0 और 90 के बीच में ही। तो थीटा का मान कहां से कहां तक? हाँ, तो थीटा का मान जो होता है वो 0 डिग्री तो हो नहीं सकता और 90 भी नहीं हो सकता। तो थीटा का मान 0 से बड़ा या 90 से छोटा इतना हो सकता है, इतना। अब कोई गलती से थीटा का मान निकाल दिया 110 डिग्री, इसका मतलब उसने क्या किया? गलत निकाला। जब तक कोई खास परिस्थिति में कुछ कहा नहीं जाए प्रश्न में आपको, तब तक थीटा का मतलब न्यून कोण होगा, न्यून कोण। अब इतना तो समझ गए हम कि हमारे पास त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है, बाकी जो 2 कोण होते हैं 90 90 से क्या होगा? छोटा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। नहीं, अब समकोण त्रिभुज में इन तीनों भुजाओं के बीच एक रिलेशन होता है, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन भी थे, एक दार्शनिक भी थे। नहीं, यूनान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? और ईसा से लगभग 400-500 ईस्वी पूर्व की इनका जन्म काल माना जाता है। नहीं, तो पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच एक संबंध स्थापित किया, जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं? तो सबसे पहले इन तीनों भुजाओं का नाम हम रखते हैं। नहीं, उसने भी नाम रखा था, बिना नाम का कुछ होता है? नहीं, जैसे इस भुजा को ए बी बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? इसको। लेकिन उसने इसका कुछ नाम रखा था, या जिसने भी रखा हो, नहीं, लेकिन तीनों भुजाओं का नाम है। क्या चीज है? तो 90 डिग्री के सामने के भुजा को हम लोग देखो, ये वाला भुजा, ये वाला, तो ये सबसे बड़ा है कि नहीं है? ये सबसे बड़ा भुजा है, सबसे। तो आप एक चीज बताओ, त्रिभुज के कितने भाग हो गए? 6। 3 भुजा और 3 कोण, कितने भाग? तो महाभारत आप लोग देखे हैं, लॉकडाउन में तो सब देखे होइएगा। तो महाभारत में पांडु के कितने पुत्र थे? 6 थे। छठा क्यों भूल जा रहे हैं? छठा कौन था? कर्ण था, और कर्ण सबसे बड़ा था। तो त्रिभुज के कितने भाग? पांडु के कितने पुत्र? सबसे बड़ा। तो इसमें सबसे बड़ा, इसीलिए सबसे बड़ा भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? शायद इसी लॉजिक के आधार पर नाम रखा गया होगा। अब हमको इसका ट्रेस नहीं पता, नहीं, लेकिन ठीक है, चलो, लेकिन कुछ न कुछ सोच करके ही नाम रखा गया होगा, जो भी हो। तो चलो, सबसे बड़ा भुजा का क्या नाम हो जाएगा? कर्ण। पांडु के सबसे बड़े पुत्र कर्ण, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? कर्ण। अब बाकी 2 ठो भुजा बच गया,
तो जो इसे खाड़ा रहता है, नहीं, तो इसको हम लोग बोलते हैं लंब, और जो ऐसे रहेगा उसको आधार। तो ये कर्ण हो गया, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा लंब, नहीं, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो तुम कहोगे सर ये इतना बड़ा ये कर्ण है, लंब है, आधार है, तो इसको शॉर्टकट में क्यों न सूचित किया जाए, नहीं। तो चलो इसका इंग्लिश में इस सबका नाम हम लोग देख लेते हैं, कर्ण। कर्ण को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेनस। संकेत में हम एच लिखेंगे, नहीं, लंब, परपेंडिकुलर, इसको सूचित करेंगे पी से, ये हो जाएगा आधार, बेस, इसको हम संकेत में लिखेंगे बी। तो अब हम कर्ण को लिखेंगे एच, लंब को लिखेंगे पी, और आधार को लिखेंगे डी, नहीं। अब तीनों भुजाओं के बीच एक रिलेशन पाइथागोरस ने स्थापित किया, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो संपूर्ण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के बीच जो रिलेशन होता है, उसी रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस, नहीं, अब इसको हम संकेत में लिखेंगे एच स्क्वायर, तो स्क्वायर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो एच बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस, इतना हो जाएगा। इसी तरह से यदि हम पी निकाले, लंब निकाले, तो प्लस बी स्क्वायर इधर आकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर स्क्वायर नहीं तो इधर रूट हो जाएगा, या बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच जब निकालना होगा तो प्लस कर देना, पी स्क्वायर प्लस, अब बाकी और पी और बी निकालना होगा तो एच स्क्वायर माइनस उतना, जैसे पी निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस, तो तीनों को ही हम पाइथागोरस प्रमेय मतलब पी थ्योरम कहते हैं, पी थ्योरम कहते हैं तीनों को हम लोग, नहीं, इसको भी कह सकते हो, ये भी है, ये भी है, तीनों आपका हो जाएगा, याद रहेगा। तो त्रिकोणमिति में सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर आगे आपको बार बार दिक्कत होगा, तो पहले से ही हम लोग जानते हैं। इसको सिद्ध भी करना है हम लोग को, त्रिभुज जब पढ़ेंगे तो वहां पर ये प्रमेय ये आया कैसे, उस चीज को भी हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल इसको अभी आप रट्टा मार करके याद रखिएगा, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब यहाँ पर अभी हम क्या बताए, सबसे पहले हमने यही बताया कि त्रिकोणमिति में त्रिभुज के तीनों भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का हम लोग अध्ययन करते हैं। तभी तो हम भुजा की चर्चा कर रहे थे, कोण तो इसमें अभी हम कोण का भी हमने कहीं जिक्र ही नहीं किया कि कोण का भुजा के साथ क्या रिलेशन होता है, अभी हमने जिक्र किया है नहीं। तो चलिए अब हम जिक्र करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब प्लेटफॉर्म से गाड़ी, हाँ चलिए, अब यहाँ पर एंट्री होता है हिपार्कस का। हिपार्कस एक मैथमेटिशियन थे
जिनका कार्यकाल ईसा से 120 ईस्वी पूर्व माना जाता है, 120 या 150 ईस्वी पूर्व माना जाता है। हिपार्कस, क्या नाम था उनका? हिपार्कस। हिपार्कस ने क्या किया कि जो न्यून कोण है इसमें एक न्यून कोण को उसने मुखिया बना दिया। क्या बना दिया? हिपार्कस ने 2 न्यून कोण है तो बिना मुखिया का, मुखिया समझते हो ना? हाँ, घर का जो मेन होता है उसको क्या बोला जाता है? मुखिया। बिना मुखिया का परिवार चलता है? बोलो, बिना मुखिया का परिवार नहीं चलेगा। एक मेन होना चाहिए जो सबको गाइड करे। तो हिपार्कस ने क्या किया, ये जो 2 ठो न्यून कोण है ना, उसमें किसी एक को उसने मुखिया बना दिया। तो हम भी मुखिया बना देते हैं। तो हम भी क्या करते हैं, यहाँ पर एक अलग से समकोण त्रिभुज लेते हैं, ए बी। अब इसको उसने मुखिया बना दिया। इसको चाहो तो इसको भी बना सकते हो, 2 न्यून कोण होते हैं। अब इस मुखिया का कुछ नाम दे दिया जाता है। तो यहाँ नाम हम सी भी दे सकते हैं या यहाँ पर हम इसको थीटा भी लिख सकते हैं। अब मुखिया का नाम क्या दे दिया हमने? थीटा। अब इस मुखिया के हिसाब से अब इस भुजा का हम डिसीजन लेते हैं, नाम देते हैं। तो मुखिया, अब ये तो कर्ण है, ये तो जंगल में रहता था। कहाँ रहता था? तो भगा दिया था सब घर से, उसको पता नहीं था, घर पे कभी अइबे नहीं किया था। वैसा ही ना कुछ हम लोग सुने हुए हैं। नहीं वो तो घर से निकाला हुआ था। तो ये कर्ण की तो हम बातें नहीं करेंगे। अब इस भुजा की बात करेंगे, इस भुजा की बात करेंगे नहीं। तो चलो मुखिया, अब ये हो जाएगा कर्ण। क्या हो जाएगा? कर्ण। तो ये मुखिया किस भुजा पर आसन लगाया हुआ, किस भुजा पर बैठा हुआ है? बीसी पर। अरे कहीं बैठेगा ना, आसन लगाएगा ना, कहीं कहीं बैठिए करके ना कहेगा तुम जाओ ये करो, तुम जाओ वो करो, कि दौड़ दौड़ करके बोलेगा। कहीं बैठ करके खड़ा होकर के बोलेगा। तो जहां पर बैठा जाता है तो हम लोग सभ्य भाषा में क्या बोलते हैं? आसन लगाना। शुद्ध हिंदी में आसन लगाना मतलब आसन लगाया हुआ है नहीं। तो ये मुखिया किस भुजा पर आसन लगाया हुआ है? तो बीसी को हम आसन भुजा बोल सकते हैं। तो हम बीसी को बोलेंगे आसन भुजा। क्यों आसन भुजा बोल रहे हैं? यहाँ ये मुखिया इसी पर बैठा हुआ है, इसी पर आसन लगाया हुआ है, इसीलिए इसको बोलेंगे आसन भुजा। तो अब इतना लंबा चौड़ा न बोल करके तो अ से आसन, अ से आधार। तो आसन भुजा को ही हम लोग बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार, बेस। क्या बोलते हैं? तो ये हमारा बीसी क्या हो गया? बेस हो गया, बी हो गया। अब इस मुखिया के सामने का भुजा कौन हो गया? ये वाला। इस मुखिया इस पे बैठा हुआ है, इसके सामने देखेगा तो ही ना भुजा दिखाई देगा। इस मुखिया के सामने का भुजा क्या चीज है? ये ए बी। ये कहलाएगा सम्मुख भुजा, सामने का भुजा। इसको कौन सा, ए बी को कौन सा भुजा कहेंगे? ए बी हो जाएगा आपका सम्मुख भुजा। कौन भुजा? और सम्मुख भुजा को ही हम बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब को संकेत में कैसे लिखते हैं? पी से। ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? कर। अब तूने मुखिया यदि ए को बना दिया तो फिर ये लंब और आधार बदल जाएगा। नहीं बदल जाएगा? मुखिया तुमने, अब देखो मुखिया हम बनाते हैं इसको। अब ए बी सी, अब हम मुखिया बना देते हैं इसको। अब ये मुखिया किस भुजा पर आसन लगाया हुआ है? ए बी पर। इस पे नहीं, ये तो कर्ण है, इसको तो हटा दो। ये तो जंगल में रहता था, तपस्वी था, इसको क्या घर से मतलब नहीं। तो ये मुखिया किस भुजा पर आसन लगाया है? तो मुखिया अब यहाँ पर आ गया तो ये हो जाएगा आधार।
ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ये आसन भुजा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, आसन भुजा को आधार कहते हैं नहीं, ये हो जाएगा अब आधार। ये सम्मुख भुजा थी, ये क्या हो जाएगा, ये तो एच रहेगा, ये थोड़े ना बदलने वाला है, नहीं बदलेगा। तो क्या सीखे आप कि मुखिया को बदल देने से लंब और आधार क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो अब ये एक नया चीज हम लोग सीखे नहीं, पहले हम लोग क्या कहते थे, इसी को हमेशा लंब कहते थे, इस पर आधार कहते थे। अब मुखिया के हिसाब से अब लंब आधार क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो मुखिया जिस भुजा पर आसन लगाए उसको हम बोलेंगे आधार, और सामने वाला भुजा क्या बोलेंगे, सम्मुख भुजा क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, क्या बोलेंगे लंब बोलेंगे। तो हिपार्कस ने क्या किया कि किसी एक न्यून कोण को मुखिया बना दिया। तो चलो हम क्या करते हैं, इसको मुखिया बना देते हैं नहीं, और बोलते हैं इस मुखिया को कि तुम ये समकोण त्रिभुज के भुजाओं के बीच अनुपात बनाओ। अनुपात हम लोग पढ़ चुके हैं नहीं, ए और बी का अनुपात, ए और बी का अनुपात, ए और बी का अनुपात। तो इसको ऐसे लिखते हैं, या इसी को हम ए बटा बी भी लिखते हैं नहीं। अब ये मुखिया अपने हिसाब से इस समकोण त्रिभुज के भुजाओं के बीच के अनुपात बनाता है। तो अनुपात तो दो दो ही भुजा का ना बनाएंगे नहीं। अब हमने इसको मुखिया बना दिया, और इस मुखिया को अब हम कहते हैं कि समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात तुम बताओ। अब ये अनुपात बताना चालू करता, तो ये कहता है एक काम करो, तुम ए बी और ए सी का अनुपात ले लो। तो हम लिखते हैं, चलो भाई लिख देते हैं, ए बी बट्टा ए सी, जितना पॉसिबल दो भुजा का अनुपात है उतना उसको बनाना है। तो उसने ए बी और ए सी का अनुपात बना दिया। फिर वो कहता है कि बी सी और ए सी का अनुपात ले लो, तो बी सी बट्टा ए सी नहीं। फिर वो कहता है कि अब ए बी और बी सी का अनुपात ले लो। तो चलो भाई ए बी और बी सी का अनुपात हो गया नहीं। अच्छा, और वो कहता है कि इसका उल्टा कर दो, तो ए सी, इसका उल्टा ए सी बटा ए बी होगा। ए सी बटा, अब इसका उल्टा कर दो, ए सी बट्टा, अब इसका उल्टा कर दो, बी सी बट्टा। अब यहाँ पर आकर के रुक जाता है, अभी मुखिया रुक जाता है। अब आप बताओ कि क्या इतना ही अनुपात बन सकता है कि कुछ और बन सकता है, जल्दी से। और कुछ छूट गया हो तो बोलो, जो इसमें आपके हिसाब से इसमें नहीं लिखा गया हो। तो समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के बीच दो दो भुजा का अनुपात कितना हो सकता है, 6 अनुपात हो सकता है। और इसी 6 अनुपात को हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। इस 6 कैसे अनुपात बना, 1 2 3 4 5 6, इस 6 अनुपात को हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। आपसे कोई पूछे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। किसी नील कोण के सापेक्ष, पहले किसी को मुखिया बनाओगे तब ना, तो समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के हिसाब से, जिसको हम सापेक्ष बोलते हैं, किसी न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। तो टोटल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, तो इसको हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं, इंग्लिश में इसको बोला जाता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक
रेशियोज, रेशियोज बोला जाता है। शॉर्टकट में इसको टी रेशियोज बोला जाता है। टी, हाँ चाय पीते हो ना, हाँ तो याद रखना टी रेशियोज। आपसे कोई पूछे टी रेशियोज कितना होता है, 6 होता है। ए बी बटा ए सी, बी सी बटा ए सी, ए बी बटा बी सी, ये वाला। अब प्रश्न ये उठता है, अब इस तरह से याद करने में कुछ अटपटा लगता है, क्या लगता है? तो मुखिया तुमने इसके बना, तो इसके हिसाब से ए बी को हम पी बोल सकते हैं, बीसी को हम बी बोल सकते हैं, और जहां एसी आएगा वहां पर हम एच लिख सकते हैं। तो चलो लिखते हैं ए बी की जगह पर क्या लिखोगे, जल्दी से बोलो, पी बाई एच, बीसी को बी बाई एच, ए बी को बी सी को बी, तो पी बाई, ये सब कौन सी है, इसका उल्टा है, ये हो जाएगा एच बाई पी, ये हो जाएगा एच बाई बी, और ये हो जाएगा बी बाई, नहीं, अब यहाँ पर पी बाई एस ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। अब इसको अच्छा लगने के लिए कुछ नाम दिया गया, नहीं पी बाई एच थोड़ा सा अच्छा लगे, नहीं इतना लंबा चौड़ा फिर हो जा रहा है, और कुछ ढंग का नहीं लग रहा है, नहीं थोड़ा सा याद करने में परेशानी होगा। इन चीजों को देखते हुए इस सब का कुछ नाम दिया गया। क्या दिया गया, नाम दिया गया। तो सबसे पहले आर्यभट्ट के द्वारा ईसा के 400 ईस्वी बाद उनका जन्म काल है, नहीं, तो उन्होंने एक बुक लिखा था आर्यभट्टियम। आर्यभट्ट ने एक किताब लिखा था, जिस किताब का नाम कौन सी था, आर्यभट्टियम नाम था, नहीं। तो आर्यभट्टियम में उसने जीवा के लिए, मतलब जिसको ज्या बोला जाता है, अर्धज्या के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था, साइन, SINE, साइन, नहीं। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम में किसी चीज का एक्सप्लेन करने के लिए उसने मैथ में एक वर्ड यूज किया था, साइन, SINE, नहीं, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है अर्धज्या, जिसको जीवा भी, अर्ध जीवा भी बोला जाता है। अर्ध मतलब ज्या के मतलब जीवा, बाद में जीवा उसको बोला गया, तो जीवा के चर्चा में उसने इसका यूज किया था, नहीं, इसका यूज किया हुआ था। तो हमारे मैथमेटिशियन ने इसी साइन को ये वाला पी बाई एच को उसने कहा साइन बोलना, क्या बोलना, साइन। लेकिन आगे जा करके एक और चीज मिलता है, जिसका एडमंड गुटर जो अंग्रेज वैज्ञानिक थे 1616वीं मतलब या 15वीं शताब्दी में, तो उसने किताब जो मैथ में जो चर्चा किया हुआ था, तो उसने कहीं एक वर्ड किया था SIN, साइन। पहले तो आर्यभट्ट ने अपने किताब में SIN, साइन शब्द का प्रयोग किया था। तो हमारे मैथमेटिशियन को क्या लगा कि पी बाई एच को हम क्यों ना साइन बोले। लेकिन आगे जाकर के एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे जो अपने किताब में चर्चा किया हुआ था SIN, मतलब इसका संक्षिप्त रूप SIN, ई को हटा दिया था, ई को क्या किया था, हटा दिया था। तो बस इसी को हम लोग पी बाई एच को क्या बोलते हैं, साइन, क्या बोलते हैं। इसीलिए पी बाई एच का नाम क्या हो गया, साइन। अब मुखिया का नाम देना पड़ेगा ना, देखते हो कहीं शिलान्यास करता है, पैसा हम ही लोग का रहता है, कहीं से अलॉट होता है गवर्नमेंट की तरफ से, हम लोग भेजते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट अलॉट करता है कि चलो ये रोड बनवा देना है। रोड बनवाएगा कौन, इसीलिए विधायक फंड में, मुखिया के फंड में, MP के फंड में डाल दिया जाता है इस तरह से, नहीं। अब जिसके फंड में आता है वो टेंडर दे देता, ठेके पर, तो ठेकेदार काम कराता है। लेकिन शिलान्यास होता है तो बड़ा सा एक शिलापट होता है और उस पर लिखा रहता है फलाना MP, फलाना विधायक के सौजन्य से, नहीं, मतलब मेरे कार्यकाल में हुआ। इसीलिए जो मुखिया अनुपात बना उस मुखिया का नाम भी होना चाहिए। इस कौन सा मुखिया इस अनुपात को बनाया, थीटा ना, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा,
थीटा। तो पी बाई एच को अब हम क्या बोलेंगे, साइन। अब मुखिया का नाम जो भी रहेगा, मुखिया मुखिया मान लो यहाँ पर मुखिया में अल्फा मानते तो साइन अल्फा लिखते, बीटा तो साइन बीटा, तो मुखिया का नाम यहाँ पर क्या करेंगे। अब आपसे कोई पूछे साइन का मतलब क्या होता है, तो साइन का मीनिंग कुछ नहीं होता है, एक अच्छा लगने के लिए, सुंदर लगने के लिए नहीं, हमारे मैथमेटिशियन ने इस शब्द को कहीं से चुना है कि नहीं, और साइन का पी बाई एच को क्या बोला, साइन। अब मुखिया का नाम क्या किया गया, लगा दिया गया। इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, कोई मीनिंग किसी चीज के बदले में किसी चीज। चलो बी बाई एच, तो उसी तरह से बी बाई एच को बोला गया कॉस। क्या चीज, तो ये भी कॉस शुरू में नहीं, कोसाइन, कोसाइन का एक संक्षिप्त रूप होता है कॉस। तो चलो उतना हम लोग को ध्यान नहीं देना, बी बाई एच क्या चीज, कॉस। इसका कुछ नाम होना चाहिए ना इसके जैसा, तो इसको बोला गया कॉस। अब मुखिया का नाम यहाँ पर क्या करेंगे, लगा। इसको बोला गया टेन, तो हो जाएगा टेन। अब मुखिया का नाम यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये सब इसका उल्टा है, तो इसको बोला गया कोसेक, कोसेक थीटा। ये क्या कहलाएगा, सेक थीटा। इसको कहा गया कॉट थीटा, कॉट। अब आपसे कोई पूछे कॉट थीटा मैंने कॉट का त्रिकोणमितीय अनुपात, तो कहेंगे बी बाई पी, साइन का पी बाई एच, कॉस का, तो बी बाई एच के बदले में कॉस लिख सकते हैं, कॉस के बदले में बी बाई एच लिख सकते हैं, नहीं पी बाई बी टेन, पी बाई बी टेन। इसी का उल्टा ये होता है एच बाई पी कोसेक, एच बाई बी सेक, बी बाई पी कॉट। तो कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, कितने टी रेशियोज होते हैं, 6, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, नहीं तो इतना 6 टी रेशियोज होते हैं जो आपको कंठस्थ याद रखना है, कंठस्थ याद रखना है। और यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो हम यहाँ पर लिख देते हैं, साइन का संक्षिप्त रूप, साइन होता है SIN, नहीं कोसाइन का संक्षिप्त रूप कॉस होगा। टेंजेंट स्पर्श ज्या इसको बोलते हैं, ज्या इसको बोलते हैं कोज्या, ये ज्या ये कोज्या ये स्पर्श ज्या, नहीं तो चलो वो सब याद मत करना। टेंजेंट का संक्षिप्त रूप होता है टेन। उसी तरह से कोसेक, तो कोसेक जो होता है कोसेक जेंट, कोसेकेंट, कोसेकेंट का संक्षिप्त रूप होता है कोसेक। सिकेंट का संक्षिप्त रूप होता है सेक। और कोटेंजेंट का संक्षिप्त रूप होता है कॉट होता है, का संक्षिप्त रूप कॉट होता है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। और कुछ रिलेशन और भी होता है, जैसे देखो यहाँ पर टेन थीटा का पी बाई बी होता है, ठीक है, यहाँ पर पी बाई बी को कॉट बोलते हैं, टेन बोलते हैं। अब हम दोनों में एच से भाग दे देते हैं, तो हो जाएगा पी बाई एच, ये हो जाएगा बी बाई, फिर एच से एच कट जाएगा। अब देखो तो पी बाई एच तो क्या बोलते हैं, साइन, तो इसके जगह पर हम साइन लिख दें, इसके जगह पर तो टेन थीटा के जगह पर हम साइन थीटा बटा कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, एक ही चीज है।
साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बैठाओगे तो फिर कट करके पी बाई बी आ जाएगी, तो हम टेन बोलते हैं। तो टेन थीटा जब इतना लिख सकते हैं, इसके जब ये वाला लिख सकते हैं नहीं। उसी तरह से कॉट थीटा, क्या चीज, तो कॉट थीटा का बी बाई पी होता है। तो देखो, तो बी के जब ये लिख सकते हैं और पी के जब ये वाला, तो मतलब कॉट टेन का उल्टा होता है, तो जाए कॉस थीटा बट्टे, ये भी एक रिलेशन हो गया टेन सेक साइन कोस या कोट साइन कोस में नहीं। टेन का रिलेशन साइन कोस में क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। कोट थीटा बराबर कितना, कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। उसी तरह से कोसेक थीटा और साइन थीटा को गुना करोगे तो आपका वन आ जाएगा, क्या आ जाएगा। उसी तरह से आप सेक थीटा और कॉस थीटा को गुना करोगे तो वन आ जाएगा, मुखिया सेम होना चाहिए। उसी तरह से आप कॉट थीटा और टेन थीटा को गुना करोगे तो वन आ जाएगा। कैसे आएगा, इस चीज को हम प्रूफ कर देते हैं। कोसेक थीटा जैसे इसको हम प्रूफ करते हैं, कोसेक थीटा का क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो यहाँ पर एच बाई पी, और साइन का पी बाई एच, तो पी से पी कट गया, एस से एस कट गया, तीसरे पर वन है ना बचा। अर्थात ये दोनों को गुना करोगे तो कितने के बराबर आएगा। उसी तरह से ये दोनों को गुना करोगे वन के बराबर, ये दोनों को गुना करोगे वन के बराबर आएगा नहीं, क्योंकि कोसक और साइन एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, उल्टा होते हैं, तो नहीं आएगा। ये हो जाएगा पी बाई एच, ए एच बाई पी, यही होगा पी बाई एच, ये कट जाएगा, कट करके आ जाएगा वन आ जाएगा। उसी तरह से ये दोनों को गुना करोगे तो वन आ जाएगा, ये दोनों को गुना करोगे तो वन आ जाएगा। इसके आगे और भी रिलेशन है नहीं, इसके आगे और भी रिलेशन है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है आप, कि आप इस तरह से रहे साइन स्क्वायर थीटा, इसको बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, दोनों सेम चीज है। आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, साइन थीटा को साइन गुना थीटा आप नहीं लिख सकते हैं, ये अलग अलग नहीं है, एक ही है। ये समझो इंसान है, ये मुंडी है, इंसान का मुंडी काट दोगे तो इंसान बचेगा नहीं, तो ये अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है। इसीलिए साइन थीटा को साइन गुने थीटा नहीं लिख सकते हो, टेन थीटा को टेन गुने थीटा नहीं लिख सकते हो, कॉस थीटा को कॉस गुना थीटा नहीं लिख सकते हो।